हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका एटीपी स्टार कोटा में। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर, एक और नया कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर कॉन्सेप्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। आपको मालूम है, आप लोगों ने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि आप जो आईआईटी जेईई फंक्शन के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछता है, डोमेन रेंज के बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर पूछे जाते हैं। इसलिए आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहां पर इस वीडियो का, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, उसके बाद हम यहां पर डिस्कस करेंगे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन 1 है, मैनी 1 है, ऑन टू है या फिर इनटू है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है काफी मजेदार रहने वाला है। यहां पर जिन बच्चों को यहां पर दिक्कत आती है आइडेंटिफाई करने में, उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, यदि किसी भी फंक्शन को यदि आप क्लासिफाई करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। अकॉर्डिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन हम फंक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं। जब डोमेन के अकॉर्डिंग फंक्शन को क्लासिफाई करते हैं तो हम देखेंगे कि डोमेन के अकॉर्डिंग फंक्शन को क्लासिफाई करते हैं एज ए 1 फंक्शन और अ मैनी 1 फंक्शन। अकॉर्डिंग टू द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इट कैन बी क्लासिफाइड एज एन ऑन टू फंक्शन और एन इनटू फंक्शन। ठीक है ना, जब कभी भी फंक्शन 1 फंक्शन होता है, देन रिमेंबर दैट 1 फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज इंजेक्टिव फंक्शन। सेम इसी तरह से ऑन टू फंक्शन इज आल्सो नोन एज द सर्जेक्टिव फंक्शन। कई बार क्वेश्चंस में ये लैंग्वेज यूज होती है, 1 फंक्शन की जगह पर क्वेश्चन में लिखा होता है कि जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव फंक्शन है। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली में हमें क्या बोला गया है, फंक्शन इज अ 1 फंक्शन। तो चूंकि यदि हम फंक्शन को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन क्लासिफाई होता है आइदर इट इज अ 1 फंक्शन और अ मैनी 1 फंक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि एवरी फंक्शन इज आइदर अ 1 फंक्शन और अ मैनी 1 फंक्शन। तो यह ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ 1 फंक्शंस जो आते हैं प्लस नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शंस जो आते हैं, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन एंड मैनी 1 फंक्शन मिलके हमें क्या दे देते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो हम डिफाइन करेंगे सेट ए से सेट बी के अंदर। सेम इसी तरह से ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन एवरी फंक्शन इज क्लासिफाइड इनटू ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। मतलब कि जो भी फंक्शन हम डिफाइन करते हैं दैट इज आइदर एन ऑन टू फंक्शन और अ इनटू फंक्शन। क्लियर? तो सेम इसी तरह से आप यहां पर भी बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हम डिफाइन करते हैं सेट ए से सेट बी में, और जो नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस हम डिफाइन करते हैं सेट ए से सेट बी में, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के बराबर होते हैं। दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो हम डिफाइन करेंगे सेट ए से सेट बी के अंदर। क्लियर हो गया बेटा पॉइंट? सबसे पहली चीज तो अकॉर्डिंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन इट इज क्लासिफाइड एज 1 फंक्शन एंड मैनी 1 फंक्शन। एवरी फंक्शन इज आइदर अ 1 फंक्शन और अ मैनी 1 फंक्शन। सिमिलरली कोडोमेन के अकॉर्डिंग जो फंक्शन डिफाइंड होता है, जो फंक्शन क्लासिफाई होता है, दैट इज आइदर एन ऑन टू फंक्शन और अ इनटू फंक्शन। इसलिए जब कभी भी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हम कैलकुलेट करते हैं तो फंक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस प्लस नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब फाइनली ये हुआ कि यदि हम यहां पर डिफाइन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं फंक्शंस को, देन फंक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। और वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं हमारे पास, देख लीजिए जरा। पहला आता है यहां पर 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 एंड ऑन टू फंक्शन मतलब अकॉर्डिंग टू द डोमेन फंक्शन 1 है, अकॉर्डिंग टू द कोडोमेन फंक्शन कैसा है, ऑन टू। ये ध्यान रखिएगा स्पेशली जब कभी भी फंक्शन 1 और ऑन टू होता है
तो उस केस में जो फंक्शन डिफाइंड होता है, देन सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज द बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे कि 1 फंक्शन का एक नाम हमने रखा है इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन इज आल्सो नोन एज द सर्जेक्टिव फंक्शन। सेम इसी तरह से जब फंक्शन 1 एज वेल एज ऑन टू होता है, उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन इज आल्सो नोन एज द बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना। सिमिलरली सेकेंड टाइप हम डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन इज 1 अकॉर्डिंग टू द डोमेन एंड इट इज इनटू अकॉर्डिंग टू द कोडोमेन। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। इसी तरह तीसरा जो फंक्शन क्लासिफाई होता है, दैट इज मैनी वन ऑन टू एंड मैनी वन इनटू। तो किसी भी फंक्शन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ 4 टाइप, 1 ऑन टू, 1 इनटू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इनटू। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया पॉइंट। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो 1 फंक्शन है या फिर नहीं है, या जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हालांकि कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बहुत इजीली हम यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो फंक्शन दिया गया है वो 1 है या फिर नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं। जैसे कि यदि हम कभी भी फाइंड आउट करना चाहते हैं कि फंक्शन जो दिया हुआ है वो 1 फंक्शन है या नहीं है, तो सबसे पहली चीज हमें यह मालूम होना चाहिए कि फंक्शन 1 कब डिफाइंड होता है। ठीक है, तो 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, 1 फंक्शन की डेफिनेशन होती है, इफ द फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B, देन फॉर द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द सेट A वी विल गेट डिफरेंट इमेजेस इन द सेट B। सेट A के डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेट B में जो हमें इमेजेस मिलेंगी वो हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा कभी भी ना हो कि सेट A के 2 डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेट B में जो इमेज मिल रही है वो सेम हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि हम सेट A से सेट B में फंक्शन डिफाइन करें कुछ इस तरह से, सेट A से सेट B में हमने फंक्शन डिफाइन किया f, यहां एलिमेंट है x1 x2 x3 x4। यदि सेट A के 2 डिफरेंट एलिमेंट के लिए y की जो इमेज आती है सेट B में, यदि वो इमेज सेम हो जाए, देन द फंक्शन इज कॉल्ड एज द मैनी वन फंक्शन। सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर नॉट अ 1 फंक्शन। 1 फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, सेट A के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज सेट B में हमेशा क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं सेट A के 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं x1 x2, जिनकी इमेज सेट B में क्या है, सेम। इसलिए जो फंक्शन आपको मिलेगा दैट इज नॉट 1 यदि कोई फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है, देन सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज द मैनी वन फंक्शन, बिकॉज एवरी फंक्शन इज आइदर अ 1 और अ मैनी वन। तो यदि ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है, देन सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज द मैनी वन फंक्शन। यदि आप 1 फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो 1 फंक्शन के लिए ध्यान रखिएगा, कंडीशन क्या रहती है, 1 फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सेट A के डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेट B में जो इमेजेस मिलेगी वो हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब x1 की मैपिंग y1 से, x2 की जो मैपिंग करोगे डिफरेंट एलिमेंट के साथ करोगे, x3 की जब मैपिंग करेंगे तो वो भी डिफरेंट एलिमेंट के साथ करेंगे, और x4 की जो मैपिंग करेंगे वो भी हमेशा डिफरेंट एलिमेंट के साथ करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान रखिएगा, यदि सेट A के अंदर मान लो 4 एलिमेंट हैं, तो फंक्शन 1 यदि आप डिफाइन करना चाहते हैं तो फंक्शन को 1 डिफाइन करने के लिए सेट B में कम से कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, कम से कम 4 एलिमेंट तो होने चाहिए। यदि सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 से कम हो जाएंगे तो फंक्शन कभी भी 1 डिफाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होती है, 1 फंक्शन को डिफाइन करने के लिए फंक्शन 1 सेट A से सेट B में तभी डिफाइन कर सकते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट B के अंदर कितने हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B ऑलवेज कितने होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A। ठीक है ना बेटा, ध्यान रहेगा ये चीज, तभी हम फंक्शन सेट A से सेट B में 1 फंक्शन डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज हम फंक्शन 1 डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है पॉइंट,
चलिए तो अब चेक करते हैं कि फंक्शन 1 1 है या फिर नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि जो फंक्शन हमें गिवन होता है वो मैपिंग की फॉर्म में नहीं होता है। फंक्शन जो हमें गिवन होता है वो एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में गिवन होता है, जहां पर हम फंक्शन की एक डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। तो यदि फंक्शन की डेफिनेशन हमें दिया हुआ है तो कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन जो दिया हुआ है वो 1 1 है या नहीं है। इसको फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड हैं, 1 बाय 1 एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट मेथड को। पहला मेथड क्या है, देखो जरा यहां पर जो डेफिनेशन डिफाइन करते हैं हम लोग 1 1 फंक्शन के लिए, वो क्या होती है बेटा, फंक्शन सेट ए से सेट बी में 1 1 फंक्शन तभी कहलाता है जब सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेट बी में जो इमेजेस मिले वो कैसी रहे, डिफरेंट। इसका मतलब यह हुआ यदि x1 और x2 दो डिफरेंट एलिमेंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो इमेज मिलेगी सेट बी के अंदर f ऑफ x1 और f ऑफ x2, ये इमेजेस कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। यदि सेट ए के दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सेट बी में दो डिफरेंट इमेजेस मिल रही हैं, देन द फंक्शन इज कॉल्ड एज द 1 1 फंक्शन। क्लियर हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप कभी भी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन कौन सी सॉल्व करनी है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए और देखिए कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको सॉल्यूशन क्या मिलता है। आप देखोगे कि जब कभी भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक सॉल्यूशन तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2, ये तो हमेशा मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको x1 इज इक्वल टू x2 के अलावा कोई और सॉल्यूशन मिलता है, इसका मतलब है कि फंक्शन 1 1 नहीं है। और यदि आपको x1 इज इक्वल टू x2 के अलावा कोई और दूसरा सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो आप बोल सकते हैं कि जो फंक्शन लिखा हुआ है वो कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। क्लियर है बेटा? तो ये तो होता है पहला मेथड जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि फंक्शन 1 1 है या फिर नहीं है। हालांकि ये मेथड बहुत रेयरली यूज होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बट आप चाहें तो इस मेथड से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक इलस्ट्रेशन हम लोग समझते हैं। यहां पर मैं यहां पर फंक्शन कंसीडर करता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन जो हम डिफाइन कर रहे हैं f ऑफ x, r से r में डिफाइन कर रहे हैं। चेक करना चाहते हैं कि ये जो फंक्शन यहां पर लिखा हुआ है ये फंक्शन हमारे पास 1 1 होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप चाहें तो यहां पर फर्स्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है यहां पर कि फर्स्ट मेथड अप्लाई करना है तो कैसे करना है। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं। यहां पर यदि आपको कभी भी आइडेंटिफाई करना हो कि जो फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन 1 1 है या फिर नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए बेटा हमेशा सॉल्व करेंगे इक्वेशन f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा यदि मैं बात करूं f ऑफ x1 की, तो f ऑफ x1 आप सभी लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। x की जगह पर x1 पुट कर दे फंक्शन में तो क्या मिल जाएगा, x1 स्क्वायर। यदि आप f ऑफ x2 फाइंड आउट करोगे तो f ऑफ x2 फाइंड आउट कर पाओगे ना, ये क्या बन जाएगा, x2 का स्क्वायर। सही है? तो आप देखोगे कि जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर इसके दो फैक्टर आते हैं, x1 माइनस x2 और एक आता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ कि इसको सॉल्व करने पर एक सॉल्यूशन x1 इज इक्वल टू x2। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब आप कभी भी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक सॉल्यूशन आपको हमेशा क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। यदि इसके अलावा आपको कोई दूसरा सॉल्यूशन और मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस केस में एक और सॉल्यूशन, और वो कौन सा है, x1 प्लस x2 की वैल्यू यदि 0 हो जाए, मतलब x2 की वैल्यू क्या हो जाए, माइनस x1 हो जाए, तो इसका मतलब है कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर हो जाएगा। तो यदि x1 इज इक्वल टू x2 के अलावा हमारे पास कोई और सॉल्यूशन आता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर, तो हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन हमें मिलेगा दैट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन।
इसका मतलब ये हुआ बेटा यहां पर कि x1 पर और -x1 पर जो वैल्यूज मिल रही हैं फंक्शन की वो सेम वैल्यूज मिल रही हैं। तो यदि x की दो डिफरेंट वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू सेम आती है देन फंक्शन इज नॉट अ वन वन फंक्शन। ठीक है ना। तो आप चाहें तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी आप चेक कर पाएंगे कि फंक्शन वन वन है या फिर नहीं है। क्लियर है। जो सबसे ज्यादा मेथड हम यूज करते हैं वो है यहां पर मेथड 2। दिस इज द सेकंड मेथड, जो सभी लोगों के लिए काफी फेवरेट भी होता है, जहां पर क्या करते हैं वन वन फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है। तो यदि सेकंड मेथड आपको अप्लाई करना है आइडेंटिफाई करने के लिए कि फंक्शन जो दिया हुआ है वो वन वन है या नहीं है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, यदि जो फंक्शन दिया हुआ है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो हम क्या करते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है विच इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और अ फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग इन द एंटायर डोमेन ऑफ द फंक्शन, देन द फंक्शन इज कॉल्ड एज अ वन वन फंक्शन। यदि डोमेन के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है वो कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कुछ इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है, देन सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज मैनी वन फंक्शन, मतलब इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन। क्लियर हो गया। तो यदि आपको चेक करना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है, या डोमेन के अंदर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जनरली मैंने देखा है बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। यदि हम बात करें यहां पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है, तो कंडीशन क्या लगाते हो, एफ डैश एक्स, इसका जो डेरिवेटिव आएगा एफ डैश एक्स वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ध्यान देना, यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है और यदि आप चाहते हैं कि फंक्शन वन वन बन जाए, तो फंक्शन वन वन कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या बन जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन का ग्राफ कैसा हो जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। या फिर एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस पर्टिकुलर केस में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज कॉल्ड एज द वन वन फंक्शन। बच्चों को जो जनरली प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रॉब्लम यहां पर कि इसको सॉल्व करने के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखनी है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखनी है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जब आप कभी भी फंक्शन को वन वन चेक करते हैं तो कंडीशन हमेशा क्या अप्लाई करते हैं, आइदर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, और या फिर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा यहां पर ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू 0 हो सकती है एट सम डिस्क्रीट पॉइंट्स। क्लियर। एफ डैश एक्स की वैल्यू आप इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जब 0 हो रही है तो वो डिस्क्रीट पॉइंट्स पर होनी चाहिए, मतलब कुछ पॉइंट्स पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 0 हो जाए एक इंटरवल में। जब कभी भी एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है एक इंटरवल में, तो आप देखेंगे कि उस इंटरवल में फंक्शन का ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब फंक्शन क्या बन जाएगा, मैनी वन। ठीक है, तो वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकती है, कंडीशन यही अप्लाई करनी है। बस हमें यह ध्यान रखना है कि वैल्यू इक्वल टू 0 जब बने तो वो एक इंटरवल के लिए ना बने, वो कुछ पॉइंट्स पर बने। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा जब कभी भी फंक्शन चेक करते हैं वो वन वन है या फिर नहीं है। क्लियर है बेटा, पॉइंट समझ में आ गया तरीका सिंप्लीफाई करने का। ठीक है, क्वेश्चन से अभी समझेंगे इसको भी। और तीसरा जो हमारे पास मेथड आता है यहां पर, दिस इज द थर्ड मेथड। यदि हम चेक करना चाहते हैं कि जो फंक्शन हमें दिया हुआ है ये फंक्शन वन वन है या फिर नहीं है। सेकेंड मेथड के अंदर प्रॉब्लम यह होती है कि यदि मान लो कि हमें फंक्शन जो दिया हुआ है, जरूरी तो नहीं है हमेशा फंक्शन कंटिन्यूअस ही रहेगा या डिफरेंशिएबल ही रहेगा। यदि कई बार फंक्शन ऐसा होता है कि फंक्शन पीसवाइज होता है,
या फंक्शन जो दिया हुआ है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की फॉर्म में आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट की फॉर्म में आ जाए, तो जब कभी भी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है, मतलब फंक्शन जो दिया हुआ है यदि वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो उस केस में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहां पर यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्ड मेथड। और थर्ड मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज द ग्राफिकल मेथड, जहां पर हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। जब फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर ए फंक्शन इज कॉल्ड एज अ वन वन फंक्शन इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट। यदि कोई फंक्शन वन वन है तो वन वन के केस में क्या होता है, यदि हम कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो लाइन ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करती है, एट मोस्ट वन पॉइंट पर, मतलब मैक्सिमम एक पॉइंट पे कट करेगी। यदि वो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब है कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो मैनी वन फंक्शन है। जैसे कि मान लो हमारे पास ग्राफ को दिया हुआ इस तरह से, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ जो होता है वो हमेशा किसका होता है, ये तो वन वन फंक्शन का होता है। जब आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कितने पॉइंट पे कट करेगी, एट मोस्ट वन पॉइंट पे। इसका मतलब फंक्शन कैसा बनेगा, यहां पर फंक्शन इज कॉल्ड एज द वन वन फंक्शन। यदि फंक्शन जो दिया हुआ है, यदि ये फंक्शन कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कुछ इंटरवल में डिक्रीजिंग है, इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जब फंक्शन कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग होता है, कुछ इंटरवल में डिक्रीजिंग होता है, देन सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज द मैनी वन फंक्शन। यदि आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन यदि इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन यहां दिया हुआ है दिस इज कॉल्ड एज अ मैनी वन फंक्शन। इसका मतलब यह है कि x की तीन डिफरेंट वैल्यूज पर, x1, x2 और x3 पर y की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो सेम वैल्यू मिल रही है। और ये तो तभी होता है जब फंक्शन कैसा हो जाता है, मैनी वन फंक्शन हो जाता है। क्लियर है? तो आप तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं यदि फंक्शन जो आपको दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि वो वन वन है या फिर नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक चेक करते हैं इस पर एग्जांपल। एक क्वेश्चन है यहां पर जिसमें बच्चों को बहुत डाउट आता है, f r2r is defined as function f of x ax plus cos x is a one function, then we have to find the all possible values of a की जो पॉसिबल वैल्यूज हमें मिलेंगी वो कौन कौन सी रहेंगी। ठीक है, तो देखो तरीका क्या होता है सिंप्लीफाई करने का। यहां पर f of x इज इक्वल टू ax प्लस cos x हमें दे रखा है, तो सबसे पहले तो ये क्या करो कि जो फंक्शन दे रखा है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है बेटा। ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है जहां पर ये डिफाइन ना हो। x बिलोंग्स टू r के लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो यदि x बिलोंग्स टू r के लिए फंक्शन डिफाइंड है तो हम देखेंगे कि जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो x की सभी वैल्यूज के लिए ग्राफ बनेगा, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बनेगा। फंक्शन जो यहां पर लिखा हुआ है ये चूंकि डिफरेंशिएबल भी है, तो जब कभी भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है तो आप चाहें तो यहां पर वन वन फंक्शन चेक करने के लिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या आती है, a माइनस साइन एक्स, यही आएगा ना बेटा जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अब जरा मुझे बताओ यहां पर कि यदि मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं a की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, तो उसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। यदि यहां पर कंडीशन अप्लाई करें वन वन फंक्शन के लिए, तो वन वन फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है कि जब फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो फंक्शन का ग्राफ या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए एंटायर डोमेन में, या फिर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए इन द एंटायर डोमेन। इसका मतलब यह हुआ, यदि मैं यहां पर पहला केस डिस्कस करूं कि एफ डेस एक्स की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है a माइनस साइन एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब फंक्शन का जो ग्राफ बने वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, है कि नहीं।
यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो इसका मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। और फंक्शन जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो कैसा बनेगा? 1-1 फंक्शन बनेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा अब जरा बताओ, जब आप x की वैल्यूज पुट करेंगे यहां पर -∞ से +∞, तो sin x की जो वैल्यू मिलेगी, तो sin x की वैल्यू तो हमेशा -1 और +1 के बीच में फ्लक्चुएट करती रहेगी, है कि नहीं? तो यदि मैं चाहता हूं a की वैल्यूज को फाइंड आउट करना सच दैट a जो है यहां पर यदि वो sin x से बड़ा हो जाए, तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? a की वैल्यू क्या मिलेगी? चूंकि sin x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं यदि a की वैल्यू sin x की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब उससे छोटी वैल्यूज के लिए तो हमेशा सेटिस्फाई हो जाएगा। यदि कोई नंबर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब वो नंबर अपने आप 1/2 से बड़ा हो गया, वो नंबर 0 से भी बड़ा हो गया, वो नंबर -1 से भी बड़ा हो गया, सभी वैल्यूज से बड़ा हो जाएगा ना। तो यदि ये a sin x की मैक्सिमम वैल्यू के बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब उससे छोटी सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर है? तो a की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी? ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर होगा पॉइंट? अब यहां पर देख सकते हो इक्वलिटी होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है। जब आप a की जगह यहां पर 1 पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि 1 - sin x जो एक्सप्रेशन है, 1 - sin x की जो वैल्यू मिलती है वो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है ग्रेटर देन 0, एक्सेप्ट ये वैल्यू इक्वल टू 0 आपको मिलेगी, लेकिन वो एक पॉइंट पर मिलेगी, जैसे कि π/2 पर। वो वैल्यू फिर आपको 0 मिलेगी नेक्स्ट 5 π/2 पर। तो यदि 1 - sin x की वैल्यू इक्वल टू 0 हो रही है किसी एक पॉइंट पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन इज स्टिल कॉल्ड एज अ 1-1 फंक्शन। ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, यदि ये वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती एक इंटरवल में, तो उस केस में फंक्शन क्या बन जाता? मैनी बन। क्लियर है पॉइंट? सेम इसी तरह से ध्यान रखिएगा बेटा, अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, आंसर यहां पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी यहां पर इसके अलावा हमें एक केस 2 और डिस्कस करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? f डैश x जो हमने फाइंड आउट किया है वो है a - sin x। तो यदि आप चाहते हैं कि फंक्शन f of x एक 1-1 फंक्शन बन जाए, तो फंक्शन 1-1 तो तभी भी हो सकता है जब f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, a - sin x की वैल्यू क्या हो जाए? लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। पॉसिबल है कि नहीं है बेटा? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर a की वैल्यू जो आएगी वो sin x से छोटी होनी चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और कॉन्सेप्ट वही आ गया, क्योंकि sin x की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है -1 और 1 के बीच में, वेरी कर रही है। तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू यहां पर पुट करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि sin x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में वेरी करेगी। तो यदि sin x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में वेरी कर रही है और आप चाहते हैं कि a हमेशा क्या हो? sin x से छोटा हो जाए, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी? यदि a की वैल्यू sin x की मिनिमम वैल्यू से छोटा हो जाए, तो इसका मतलब बाकी सभी वैल्यूज के लिए अपने आप छोटा हो जाएगा, है कि नहीं? यदि कोई नंबर -1 से छोटा है तो इसका मतलब वो नंबर 0 से भी छोटा हो गया, वो नंबर अपने आप 1 से छोटा हो जाएगा, वो नंबर अपने आप 2 से छोटा हो जाएगा, है कि नहीं? तो sin x की सभी वैल्यूज के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी यदि a की वैल्यू क्या हो जाए? लेस देन इक्वल टू -1। क्लियर है पॉइंट? यहां पर अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, आप a की जगह पर -1 पुट कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब a की जगह पर -1 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि -1 - sin x जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। वैल्यू इक्वल टू 0 मिलेगी, लेकिन वो एक पॉइंट पर मिलेगी, वो हमेशा नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया बेटा कॉन्सेप्ट? कहां पर आपको इक्वलिटी होल्ड करनी है और कहां पर इक्वलिटी होल्ड आपको नहीं करनी है। ठीक है? इसका मतलब यहां पर जो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। दैट इज द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a जो हम लोगों को मिलेगा। ठीक है? क्लियर है पॉइंट? सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द फंक्शन इज अ 1-1 फंक्शन और अ मैनी वन फंक्शन। ठीक है? सेम इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है दैट इज एन ऑन टू फंक्शन और अ इनटू फंक्शन।
इसके लिए सबसे पहले तो ध्यान दो इसकी डेफिनेशन पे, क्योंकि जो डेफिनेशन होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। बेसिक पार्ट जो होता है वो एक्चुअली डेफिनेशन ही है। यदि आप डेफिनेशन के साथ साथ चलोगे तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर पाओगे, ठीक है ना। तो देखो जरा, ऑन टू फंक्शन के लिए डेफिनेशन क्या होती है। यदि हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं सेट ए से सेट बी में, तो फंक्शन इज कॉल्ड एज अ ऑन टू फंक्शन। कंडीशन क्या होती है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट बी हैज इट्स प्री इमेज इन द सेट ए। यदि सेट बी के सारे की सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज आपको सेट ए के अंदर मिल रही है, देन सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज द ऑन टू फंक्शन। यदि सेट बी के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट बच गया जिसकी प्री इमेज सेट ए में नहीं है, देन सच टाइप ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड एज इनटू फंक्शन। यदि कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या बन जाएगा, इनटू। जैसे कि देख सकते हैं मैपिंग के थ्रू, सेट ए से सेट बी में यदि हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, यहां एलिमेंट है x1 x2 x3 x4, यहां मिला फंक्शन y1 y2 y3 y4। यदि हमने सेट ए से सेट बी में मैपिंग किया कुछ इस तरह से, तो आप देखेंगे कि यदि सेट बी में कोई एलिमेंट ऐसा बच जाता है जिसकी प्री इमेज आपको सेट ए के अंदर नहीं मिलती है, देन सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज इनटू फंक्शन। दिस इज ए नॉट ऑन टू। यदि फंक्शन ऑन टू नहीं है, इसका मतलब सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज इनटू फंक्शन, ठीक है ना। ऑन टू फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जरूरी क्या होता है बेटा, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज आपको सेट ए के अंदर मिलनी चाहिए। y1 y2 y3 सेट ए से सेट बी में डिफाइन करें, तो ये बना दिया मैंने फंक्शन कुछ इस तरह से। यदि सेट बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज आपको सेट ए में मिल रही है, देन सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज एन ऑन टू फंक्शन। क्लियर है पॉइंट। ऑन टू फंक्शन डिफाइन कब होता है, जब सेट बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको सेट ए के अंदर मिल जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं यहां पर डिफाइन करूं एक ऑन टू फंक्शन सेट ए से सेट बी में, तो फंक्शन ऑन टू फंक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी कहलाता है जब फंक्शन का रेंज उसके कोडोमेन के बराबर हो जाए। यदि फंक्शन का रेंज उसके कोडोमेन के बराबर है, देन सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज ऑन टू फंक्शन। अदरवाइज जो फंक्शन हमें मिलेगा वो ऑन टू नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, फंक्शन का जो कोडोमेन है, कोडोमेन में 4 एलिमेंट हैं y1 y2 y3 y4, जबकि फंक्शन की रेंज में कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ 3, y1 y2 और y3। यदि फंक्शन का रेंज इसके कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन कभी भी ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। फंक्शन ऑन टू फंक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी बनता है जब फंक्शन की रेंज में जो एलिमेंट्स हैं वही उसके कोडोमेन के अंदर एलिमेंट्स। क्लियर हो गया बेटा, पॉइंट समझ में आ गया सभी को, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या फिर नहीं है, ठीक है। इवन यहां पर आप ध्यान रखिएगा, यदि मान लो यहां पर सेट ए के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, ठीक है, यदि सेट बी के अंदर मान लो मेरे पास 6 एलिमेंट हो जाए, या मान लो सेट बी के अंदर 5 एलिमेंट हो जाए, तो क्या यहां पर सेट ए से सेट बी में जो फंक्शन डिफाइन करेंगे, क्या वो फंक्शन कभी ऑन टू बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहां पर सेट ए में यदि 4 एलिमेंट हैं, तो इन 4 एलिमेंट की जब मैपिंग करोगे तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट के साथ कर सकते हो? 4 एलिमेंट के साथ। और यदि सेट बी में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट 4 से ज्यादा दे रखे हैं, तो इसका मतलब है कि फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं बन पाएगा। तो यह ध्यान रखिएगा, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी के अंदर जो दिए हुए हैं, यदि वो ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, तो उस केस में ऑन टू फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। ऑन टू फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है ना बेटा, ध्यान रहेगा ये चीज। ऑन टू फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कंडीशन क्या है, सेट बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो या तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इसके बराबर होने चाहिए या इससे कम होने चाहिए। सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी भी सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए।
क्लियर है पॉइंट? तो चलिए इस पर भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से कि किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि फंक्शन जो लिखा हुआ है वो 1-1 फंक्शन है या नहीं है, या फंक्शन जो लिखा हुआ है वो ऑन टू फंक्शन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है, फंक्शन लिखा हुआ है f ऑफ x दैट इज डिफाइंड एज log बेस बॉक्स ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहां पर जो बॉक्स है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, और करली ब्रैकेट जो लिखा हुआ है यहां पर ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। यदि हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि जो फंक्शन लिखा हुआ है ये फंक्शन 1-1 है या मैनी 1 है, फंक्शन ऑन टू है या फिर इनटू है, तो इसको फाइंड आउट करने का देखो तरीका क्या है। कई बार ऐसा होता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर यहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है कि सेट ए क्या है, यहां पर सेट बी क्या है। तो यदि कभी भी क्वेश्चन में आपको सेट ए और सेट बी गिवन ना हो तो ध्यान रखिएगा जो सेट ए होता है वो हमेशा क्या होता है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द सेट ए, और जो सेट बी होता है वो हमेशा कंसीडर करते हैं ऑल रियल नंबर सेट आर। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पर भी। कई बार क्वेश्चन में एग्जामिनर भूल जाता है सेट ए को सेट बी को डिफाइन करना, तो ये प्री डिफाइंड है। सेट ए का मतलब होता है डोमेन ऑफ द फंक्शन, और यदि कोडोमेन आपको नहीं दिया हुआ है तो आप अज्यूम कर सकते हैं कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर सेट। ठीक है, तो सेट ए से सेट बी में चेक करना है कि जो फंक्शन लिखा हुआ है ये फंक्शन 1-1 है या नहीं है, ये फंक्शन ऑन टू है या फिर नहीं है। क्लियर? तो चेक करने का देखो तरीका क्या है। चूंकि ये फंक्शन यहां पर जो डिफाइन किया हुआ है आप देख सकते हैं ये बॉक्स ऑफ एक्स की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की फॉर्म में आ रहा है। बॉक्स ऑफ एक्स जो फंक्शन होता है वो अपने आप में कैसा फंक्शन होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन बदलती रहती है हर इंटीजर पर। तो यदि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करके तो चेक नहीं कर सकता कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि हर इंटीजर पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बदलती जाएगी। 2 से 3 में इसकी डेफिनेशन कुछ और मिलेगी, 3 से 4 में निकालोगे डेफिनेशन कुछ और मिलेगी, 3 से 4 में कुछ और मिलेगी, 4 से 5 में कुछ और मिलेगी, ऐसे कुछ रहेगा ना बेटा। तो यदि यहां पर फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं तो 1-1 और मैनी 1 फंक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए या ऑन टू और इनटू फंक्शन को डिफाइन करने के लिए तरीका क्या होता है, यहां पर इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया जाए। मतलब कि यहां पर हम यूज करेंगे थर्ड मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो यदि आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या आती है। तो चेक करिए जरा, सबसे पहले तो फंक्शन का डोमेन यदि डिफाइन किया जाए तो हम देखेंगे फंक्शन का डोमेन हमारे पास आएगा 2 से इंफिनिटी एक्सेप्ट ऑल इंटीजर नंबर्स। ठीक है, यदि ये फंक्शन का डोमेन है तो इस डोमेन में फंक्शन को डिफाइन करते हैं। जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में रखी जाती है तो हम देखेंगे कि जब x 2 और 3 के बीच में आता है तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू कितनी आती है, 2 के बराबर। फंक्शन बन जाएगा log बेस 2 x माइनस 2, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिखते हैं, x माइनस बॉक्स ऑफ x। तो जब इसको लिखोगे x माइनस बॉक्स ऑफ x तो फंक्शन बन जाएगा log x माइनस 2 बेस 2। जब आप x की वैल्यू को पुट करेंगे 3 से 4 के बीच में तो आप देखेंगे कि फंक्शन की डेफिनेशन बदल जाएगी, फंक्शन आएगा log बेस 3 x माइनस 3। यदि आपने x की वैल्यू यहां पर पुट की है 4 से 5 के बीच में तो फंक्शन की डेफिनेशन बदल जाएगी, यह बन जाएगा log x माइनस 4 बेस 4। इसी तरह से आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे आगे भी तो आप देखेंगे कि हर 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में फंक्शन की डेफिनेशन इस तरह से बदलती जाएगी। ठीक है ना, तो यदि आपने फंक्शन को डिफाइन कर लिया है तो इसके बाद आप इजीली यहां पर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। चूंकि फंक्शन का जो डोमेन है वो सिर्फ ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइंड है, इसका मतलब यह हुआ कि जो फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे ये फंक्शन कभी भी लेस देन 2 के लिए ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे। फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइंड होगा, और ग्राफ कैसा बनेगा वो भी हम चेक कर लेते हैं।
यदि 2 से 3 इंटरवल की बात की जाए तो 2 से 3 जो इंटरवल है यहां पर फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, log x माइनस 2 बेस 2। जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में पुट की जाएगी तो आप देखेंगे x माइनस 2 की जो वैल्यू मिलेगी वो 0 से 1 के बीच में मिलेगी। यदि ये नंबर 0 से 1 के बीच में है और बेस 1 से बड़ा है तो ध्यान रखिएगा इस केस में जो वैल्यू हमें मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी, ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से मिलेगा, क्योंकि यहां पर बेस 1 से बड़ा है, नंबर 1 से छोटा है। तो जब नंबर और बेस दोनों यूनिटी के अपोजिट साइड पर होते हैं तो लॉग का जो ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस के नीचे बनता है। मतलब लॉग की जो वैल्यूज आती हैं वो हमेशा नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। ठीक है, जब आप x की वैल्यू को 3 और 4 के बीच में पुट करते हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन बदल जाती है। यहां पर ग्राफ बनेगा log x माइनस 3 बेस 3 का। चूंकि जब x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में है तो आप देखिए जब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 3 और 4 के बीच में तो x माइनस 3 की वैल्यू क्या मिलेगी, फिर से 0 और 1 के बीच में। यदि बेस 1 से बड़ा है और नंबर 1 से छोटा है तो इसका मतलब log की वैल्यू फिर से आपको नेगेटिव मिलेगी। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो फिर से x एक्सिस के नीचे बनेगा। सही है कि नहीं? सेम इसी तरह से यदि आप 4 से 5 में प्लॉट कर रहे हैं तो ग्राफ बनेगा log x माइनस 4 बेस 4 का। तो जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल सिमिलर टाइप का ही बनेगा इस तरह से। तो आप चेक कर सकते हैं यहां पर, चूंकि जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, यदि मैं यहां पर कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, इफ दिस लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोर देन 1 पॉइंट देन सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज द मैन इवन फंक्शन। x की डिफरेंट वैल्यूज पर y की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए जो फंक्शन हमें मिलेगा वो कैसा होगा, मैन इवन फंक्शन। क्लियर है? दूसरी चीज, यदि फंक्शन का रेंज निकाला जाएगा तो फंक्शन का रेंज हमें कितना मिल रहा है, यहां पर फंक्शन का रेंज आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0, इवन 0 इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड। यदि फंक्शन का रेंज है माइनस इन्फिनिटी से 0 तो आप देख सकते हैं ये इंटरवल रियल नंबर सेट तो नहीं है, r के बराबर तो नहीं है। तो यदि यहां पर फंक्शन का रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि जो फंक्शन हमें मिलेगा दैट इज नॉट एन ओनटू फंक्शन। सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज इनटू फंक्शन। क्लियर हो गया बेटा? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? तो जब कभी भी फंक्शन जो हमें गिवन होता है, यदि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है या नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जहां पर आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करके चेक नहीं कर सकते हैं कि फंक्शन 1 है या वो मैनी 1 है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, थर्ड मेथड अप्लाई करते हैं, जहां पर कि फंक्शन का ग्राफ हम लोगों को प्लॉट करना होता है। ठीक है? सो आई होप, मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आप लोग ध्यान से एक बार पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा कॉन्सेप्ट को। फिर भी यदि आप लोगों के कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना लिखना मत भूलिएगा। ठीक है? चलिए, थैंक यू।